हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहे हैं जो आपके इस लास्ट वीक ऑफ प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेंगी एक, और पॉजिटिवली आपकी रैंक को इंप्रूव करने में भी आपको हेल्प करेंगी। हम पूरे अच्छे से ये यकीन रखते हैं कि आप सभी के सभी इस दौरान खूब रिवीजन कर रहे होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने कंसेप्ट्स को फिर दोबारा रिवाइज करके अपने आप को इंप्रूव कर रहे होंगे। येट अगर मैं ये बात करूं कि इस वक्त जो प्रिपरेशन के दौरान आपके मन में जो एक्स्ट्रा बातें आती हैं, जो नेगेटिविटीज आती हैं, उनकी अगर मैं जरा बात करूं और उनको रिमूव करने का अगर मैं आप सभी को एक सोल्यूशन दे दूं तो आई होप आप सभी के लिए काफी अच्छा रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी ही बातें शेयर करने जा रहे हैं जिसके जरिए आप ना सिर्फ अपने दिमाग से सारी नेगेटिविटी रिमूव कर पाएंगे बल्कि अपने पेपर को और बेटर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्यों? इस वक्त हो क्या रहा है? इस वक्त है क्या कि आज से अराउंड अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो आज से अराउंड 10 साल पहले अवेलेबिलिटी भी कम थी, हर चीज की, नोट्स की अवेलेबिलिटी कम, वीडियोस की अवेलेबिलिटी कम, हर चीज की अवेलेबिलिटी कम थी, फिर भी लोग कम टेंशन में, कम नेगेटिविटीज में अपना पेपर तैयार करते थे और क्वालिफाई कर लेते थे। इस वक्त क्या है कि ज्यादा नेगेटिविटी है, ज्यादा कंफ्यूजन है और सब कुछ ही ज्यादा है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको YouTube पे मिल जाता है, हर कंसेप्ट आपको YouTube पे मिल जाता है, हर चीज आपको गूगल पे मिल जाती है। फिर भी इस वक्त हम इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? क्योंकि इतनी तैयारी के बावजूद भी हमें कंफ्यूजन रहती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अगर मैं आप सबसे जितनी बातें डिस्कस करूंगा तो मैं ये सोच के करूंगा कि इस वक्त जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो 3 हिस्सों में हैं। या तो वो बच्चे जो बिल्कुल फोकस्ड हैं और उनको बिल्कुल मन पक्का हो चुका है कि मेरी सिंगल डिजिट रैंक आने वाली है, या वो बच्चे जिनको पक्का है कि सिंगल डिजिट ना सही मेरा जीएफ तो पक्का हो जाएगा, या फिर वो बच्चे जिनको है कि यार चलो तैयारी जैसे मर्जी है मेरा नेट पक्का हो जाएगा। सो आप अगर इन तीनों में से कोई एक हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे वीडियो में हमारा ध्यान सिर्फ एक बात पे रहेगा। हम आपके साथ एक 3 सूत्रीय फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम नाम देंगे 3M का। जी हाँ, 3Ms। सर ये 3M क्या है? 3Ms में सबसे पहली चीज, पहला M है मशीन, दूसरा M है मोटिवेशन एंड तीसरा M है हमारा सबका प्यारा मैथमेटिक्स। जी हाँ, सबसे पहले पॉइंट पे अगर मैं आप सबसे बात करूं वो है मशीन। अब आप कहेंगे सर किस मशीन की आप बात कर रहे हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये वो मशीन है जिस मशीन पे आपने सभी ने जाके अपना एग्जाम देना है। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप सभी ने अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस कंप्यूटर स्क्रीन की जिसके ऊपर आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं पूरी गारंटी से ये कह सकता हूं कि कई सारे बच्चे इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक एनटीए की वेबसाइट के ऊपर वो जो डेमो वीडियो एनटीए वालों ने डाला हुआ है जिसमें उन्होंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है और क्या चीज कैसी होती है, मोस्टली बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी के अभी इस वीडियो को चाहे यहीं बंद कीजिए, उस वीडियो को देखिए, और अगर नहीं तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद उसे जरूर देखिए ताकि आप जान सकें कि एक्चुअली आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, उस वीडियो में आपके साथ एनटीए वालों ने हर कलर स्कीम के बारे में आपको बताया होगा, हर कलर स्कीम में कि किस कलर का क्या मतलब है, किस बटन को आपने दबाना है, किस बटन को आपने पेपर में नहीं दबाना। ये ध्यान रखिएगा। वहां पे जब आप जाएंगे तो देखेंगे वहां कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जैसे सेव करना, सेव एंड नेक्स्ट करना, मार्क फॉर रिव्यू करना। कैसे ये सारे की सारी चीजें अगर आपको पहले ही पता हो तो आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सो हमारी तरफ से आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि जाइए और एक बार जरूर उस डेमो टेस्ट को जरूर जाके अटेम्प्ट कीजिए, और ध्यान रखिए इतने अच्छे से उसे अटेम्प्ट कीजिएगा, इतने अच्छे से उस डेमो वीडियो को देखिएगा कि आप सभी के मन में वो पूरा का पूरा वो जो डेमो वीडियो है छप जाए, एनग्रेव हो जाए आपके दिल में, ताकि आप पेपर के दौरान अपने सिर्फ मैथमेटिक्स पे ध्यान दे सकें और ऐसे किसी और चीज पे टाइम वेस्ट ना करें। सो पहली चीज थी आपका M, द मशीन। अब हम दूसरे M की बात करते हैं, और दूसरा M है हमारा मोटिवेशन का। डियर स्टूडेंट, अब अगर हम मोटिवेशन की बात करें, सो ये लास्ट वीक ऑफ प्रिपरेशन है आपका।
तो हम यहाँ पे आपको इस तरह से मोटिवेट नहीं करना चाहते कि हम आपको कोई अच्छी स्टोरी सुना दें, कोई ऐसी बात बता दें कि आप इतने ज्यादा एनर्जाइज हो जाएं कि आप कोई ऐसा टॉपिक उठा लें जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ और आप अपने उन टॉपिक्स को बिल्कुल ही छोड़ दें जो आपने अच्छे से पढ़े हुए। जी नहीं, हम आपको ऐसे मोटिवेट नहीं करना चाहते। इस वक्त जो मोटिवेशन होगी बड़ा ही पेपर फोकस्ड होगी और उस तरीके से होगी कि आपको हेल्प कर सके। डियर स्टूडेंट, इस लास्ट वीक में हम अपने पिछले 10-15 साल के एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि जब जब एग्जाम का जो लास्ट वीक आता है ना, लास्ट वीक ऑफ प्रिपरेशन आता है, इस वक्त हमें 3 तरह के बच्चे मिलते हैं। पहले वो बच्चे जो लास्ट वीक में इतना एक्सट्रीम हार्डवर्क कर जाते हैं कि उन्होंने चाहे पहले कुछ काम ना किया हो, थोड़ा ही काम किया हो, लेकिन लास्ट हफ्ते की मेहनत से वो अपना नेट का पेपर निकाल जाते हैं। दूसरे वो बच्चे आते हैं जो कांस्टेंट परफॉर्मर्स होते हैं, पहले भी अच्छा करते थे, अब भी अच्छा करेंगे, पेपर में भी अच्छा करेंगे और वो सब उनका सही हो जाएगा। तो ये पहले दोनों टाइप के बच्चों को किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप सीधा मैथमेटिक्स पे ध्यान दीजिए। लेकिन तीसरी तरह के बच्चे, वो बच्चे जो पिछले 6 से 8 महीने से खूब मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि इस वक्त उन्हें थोड़ी थकान महसूस होने लग गई है, थोड़ी सी नेगेटिविटी महसूस होने लग गई है। ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड से ये बात करना शुरू कर चुके हैं कि यार अगर मेरा नेट ना हुआ, अगर मेरा जेएफ ना हुआ तो मैं बीएड कर लूंगी, तो मैं बीएड के बाद मास्टर कार्डर, लेक्चर कार्डर या किसी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को दे दूंगी। ठीक है ना, ऐसे बच्चों से मैं बात करना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट, देखिए मैं बीएड को बुरा नहीं कह रहा, वो एक बहुत अच्छी चीज है, जो करे उसको अच्छा से करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि एंड मोमेंट पे आपको आके अपना गोल चेंज नहीं करना चाहिए। क्यों? होता क्या है कि आप अपने पिछले 6-8 महीने से खूब तैयारी कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, अपने फ्रेंड से बड़े अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि मैं पक्का नेट निकालूंगी, मैं पक्का जेएफ निकालूंगी, मैं पक्का कुछ बेटर करके दिखाऊंगी। एंड लास्ट मोमेंट में आके आप क्योंकि खुद को संभाल नहीं पा रहे, आप ना सिर्फ अपना ड्रीम तोड़ रहे हैं बल्कि उनका भी ड्रीम तोड़ रहे हैं। समझिएगा इस बात को। चाहे वो आपको पूरा सपोर्ट करें, कहीं वो कहेंगे आपको कि चलो कोई बात नहीं, ये ना हुआ तो वो कर लियो, लेकिन समझिएगा इस बात को, उनकी नजरों में आपके लिए इज्जत कम हो जाएगी। ऐसा मत होने दीजिएगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप थकें तो आपको रेस्ट करना आना चाहिए, ना कि क्विट करना, क्योंकि क्विट करना एक आदत बन जाती है। आपको क्या लगता है कि अगर आपका नेट क्वालिफाई ना हुआ तो आपके बाकी सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएंगे? बीएड करने के बाद भी तो आपको कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं। क्या वो एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएंगे? अगर क्विट करने की आदत यहां है तो शायद आप वहां पे भी क्विट कर जाए। सो डियर स्टूडेंट, आप पूरी तैयारी से, पूरे अच्छे एकदम फोकस्ड होके अपनी नेगेटिविटीज को रिमूव कीजिए। और उसमें यही है कि अगर आप थक चुके हैं तो रेस्ट कीजिए, कोई मेडिटेशन कीजिए, कोई योगा कीजिए, कुछ इस तरीके से कीजिए कि आपको थकान महसूस ना हो। कोई अच्छा कॉमेडी का कोई सीरियल देखिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी थकान रिमूव हो और आप पूरा एनर्जाइज होके अपने वापस टारगेट पे आए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे पाए। अब मैं सिर्फ 3 बातें करूंगा और फिर हम अगले एम पे चलेंगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने क्विट नहीं करना, क्योंकि क्विट करना आदत बन जाती है और इन फ्यूचर भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी अगर मैं बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम लाइफ में कई सारे बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, कई सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जैसे सचिन तेंदुलकर साहब, विराट कोहली साहब, जिन्होंने बहुत अच्छा लोगों को मोटिवेट किया है अपनी परफॉर्मेंस के जरिए। बस ये ध्यान दीजिएगा कि ये सभी लोग ग्रेट क्यों हैं। ये ग्रेट सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ये ग्रेट सिर्फ इसलिए नहीं है कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, ये ग्रेट इसलिए हैं क्योंकि जब जब इन्होंने लाइफ में फेलियर महसूस किया है, फेलियर को फेस किया है, तब इन्होंने कभी क्विट नहीं किया है, अपने ऊपर खूब काम किया है और फिर बाउंस बैक करके अपनी परफॉर्मेंस को बहुत एक नए आयाम पे पहुंचा दिया। और अगर आप इन सभी बातों से इंस्पायर्ड हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, तो ध्यान रखिएगा आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि कई सारे बच्चे जो हमसे इन टच हैं तो कई बार कहते हैं कि सर मेरा वो टॉपिक लूज हो गया, मुझे उस टॉपिक में कमजोरी है, मुझे वो टॉपिक नहीं आता। अरे जितना आता है उतना अच्छे से कर लीजिए, बाकियों पे ना ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जब अपनी कमजोरी पे ध्यान देते हैं और ताकत से ध्यान हटा लेते हैं, तब एक्चुअली आपका मन डोलता है। उल्टा कीजिए, अपनी ताकत पे फोकस कीजिए, जो टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं उन्हीं को बारी बारी रिवाइज कीजिए और उन्हीं पे फोकस करते हुए अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। एंड अगर आप इन सभी बातों से
मोटिवेटेड हैं, इंस्पायर्ड हैं, तो अब मैं आप सभी के साथ अपने तीसरे एम को डिस्कस करने जा रहा हूं। जी हाँ, तीसरा एम हमारा सबका प्यारा मैथमेटिक्स। एंड उसके अंदर हम आपके साथ जितनी भी बातें शेयर करेंगे वो बातें बहुत ज्यादा रिसर्च्ड हैं। रिसर्च कैसे सर, मैं आपको बताता हूं। आप सभी के साथ जो बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सभी बातें हमने अपने सभी कुलीग से पहले डिस्कस की हुई है। हमारे सभी रिस्पेक्टेड कुलीग्स इंक्लूडिंग मी पिछले 10 से 15 साल से इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, यूजीसी नेट को पढ़ा रहे हैं। एंड आपको जान के बड़ी खुशी होगी, अब अगली बातें जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो सभी की सभी मैथमेटिक्स की बातें एक ऐसे इंसान के थ्रू हम सीख के आपको बताने जा रहे हैं जिस इंसान ने 35 टाइम्स नेट का पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है और नेट के पेपर में हाईएस्ट स्कोर भी अचीव किया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अपने गुरु, अपने टीचर डॉक्टर AP सिंह विर्क सर की। उन्होंने अपनी लाइफ में 35 टाइम्स इस पेपर को अटेम्प्ट किया है और हर अटेम्प्ट में जो जो नई चीजें सीखी हैं वो हमारे को आके बड़े तरीके से बताई हैं। आज मैं वो सभी बातें आप सभी के साथ इस तीसरे एम मैथमेटिक्स में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए अब थर्ड एम को डिस्कस करते हैं। अब जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तब उसमें हम आपके साथ ना 3 बड़ी मेन बातें करेंगे, लेकिन 3 मेन बातों से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपने जब पेपर देना है, अब आप पेपर में जब सबसे पहले अपने कंप्यूटर को देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, ध्यान रखना रिमेंबर द स्क्रीन। अपनी स्क्रीन पे लिखी हुई हर बात को ध्यान रखना, इस बात को नहीं भूलना। और अब वो 3 बातें जिनके जरिए आप अपने मैथमेटिक्स में अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाएंगे एंड वी पॉजिटिव होप आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम आपके साथ जितना भी बात डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहली चीज इस बात का अपने ध्यान रखना है कि आपने कभी भी किसी क्वेश्चन में अटकना नहीं। अगर आप अटके कोई बात नहीं, उसको वहीं छोड़े। जो आपको अटकाएं उसे आप छोड़ते जाएं, इस बात को बस ध्यान रखते जाए। नंबर 2, किसी भी चीज को पर्सनल नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखना। अभी हम जितनी भी टेक्निक डिस्कस करेंगे उसमें कई सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको पर्सनली थोड़ा सा फील कर सकती है। एग्जाम में किसी चीज को पर्सनल नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखना। एंड तीसरा, कभी भी पेशेंस लूज नहीं करना, क्योंकि क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि किसी चीज में हम कहते हैं कि बेटा इस क्वेश्चन को छोड़ देना, इस क्वेश्चन को छोड़ देना। होता क्या है कि जब हम कहते हैं कि क्वेश्चन को छोड़ देना तो बच्चा हमारे कहने पे क्वेश्चन को छोड़ देता है, लेकिन उसके दिमाग में बैक टू द माइंड में ये रहता है कि हाय वो क्वेश्चन छूट गया, वो क्वेश्चन छूट गया। नहीं, इस बात का आपने ध्यान रखना कि अगर हम आपको कहें कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ना है, एक्चुअली वो चीज आपकी इंटेलिजेंस को शो कर रही है। क्यों इंटेलिजेंस को शो कर रही है सर? वो इस तरीके से कि आप जब क्वेश्चन को लीव करें तो ऑफ कोर्स इसलिए तो लीव नहीं करेंगे कि भैया आपको वो आता है और फिर भी आप लीव कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को इसलिए लीव करेंगे ना कि उस टाइम में, उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको शायद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मुश्किल हो और शायद उसका सोल्यूशन ना निकले। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप देखते ही जज कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन मैंने अच्छा किया छोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं वो क्वेश्चन करता तो शायद वो क्वेश्चन मुझे वहीं फंसा देता। जो उसे करेगा वही भरेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि एक्चुअली में पार्ट ए में अटेम्प्टेशन कैसे करनी है। सबसे पहले पार्ट ए में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जल्दी से जल्दी तेज आगे बढ़ते जाना है और क्वेश्चंस को बड़ी तेजी से स्कैन करना है। और स्कैन करते हुए टारगेट रखना पड़ेगा दिमाग में कि आपने अराउंड 20 मिनट्स में 5 से 6 क्वेश्चंस कर लेंगे। और अब इसका मतलब यह है कि तेजी से क्वेश्चन स्कैन करो, हल्का सा भी लगे कि ये क्वेश्चन अटकने वाला है वहीं छोड़ दो, अटकने वाला है छोड़ दो, आगे बढ़ते जाओ, जल्दी आगे बढ़ो और 20 मिनट में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे उठा लो जो आप देखते ही बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बड़ा सा मुझे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसमें बड़ी सारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दी हुई है और मुझे कहते हैं कि जरा नंबर ऑफ इसके अंदर रेक्टेंगल्स गिन दो। अगर तो आपको फॉर्मूला आता है आप गिन लीजिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो वहां बैठ के गिन के अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। शुरुआत में इस बात पे फोकस कीजिए कि आपने कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि पार्ट ए में क्वेश्चंस करते हुए सर्च द इजी क्वेश्चंस को सर्च करो, उनको जल्दी से सॉल्व करो। पार्ट ए को 20 मिनट में एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। यस, अब पार्ट ए जब आपने 20 मिनट में 5 से 6 क्वेश्चंस कर लिए, वी अज्यूम एक मैथमेटिक्स बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो 5 से 6 क्वेश्चंस पार्ट ए की कर सकता है 20 मिनट में। अब पार्ट ए के बाद जब आप पार्ट बी पे जाते हैं, पार्ट बी में भी आपने सेम एटीट्यूड रखना है।
क्या, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जल्दी से जल्दी। और ये ध्यान रखना है कि आपने किसी भी चीज को अपने ईगो पे नहीं लेना, बिल्कुल पर्सनल नहीं लेना। क्यों? होता क्या है कि बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैंने लीनियर अलजेब्रा बहुत पढ़ा हुआ है, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत पढ़ा हुआ है, मैंने रियल एनालिसिस बहुत पढ़ा हुआ है, तो मैं तो इसके क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, जैसे लीनियर के क्वेश्चन तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या पता जो पेपर सेटर हो वो लीनियर अलजेब्रा का ही कोई रिसर्चर हो, शायद कोई ऐसे क्वेश्चंस डाल दे जो आपसे उस गिवन टाइम में सॉल्व ही ना हो, तो क्या आप पेपर छोड़ देंगे? नहीं ना। तो आपने पर्सनली लेना, बिल्कुल भी पर्सनली लेना, और क्वेश्चंस को छोड़ते जाओ, जो आपको अटकाएं उनको छोड़ते जाओ, और टारगेट करो पार्ट बी में जितने ज्यादा हो सके शॉर्टकट्स लगाओ, फास्टली क्वेश्चंस को करो। और अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि आपने 4 ऑप्शंस देखे, उनमें आपके 2 ऑप्शन आपने काट दिए, पुट करके आपने काट दी, तो ऑप्शन रह गए। उन दोनों ऑप्शंस को देखते हुए आप क्या करो, उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करो। उससे क्या होगा कि पेपर के एंड में आपको पता होगा कि कौन से क्वेश्चंस को आपने दोबारा देखना, और आपने बिल्कुल अपना पेशेंस लूज नहीं करना, बिल्कुल क्या करना, मन बिल्कुल पॉजिटिव करते हुए बिल्कुल हैप्पीली उन क्वेश्चंस को छोड़ना है जो आपको अटका रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ते हुए मन में इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो इन क्वेश्चन को करेगा वही टाइम भरेगा, मैं तो निकल गया, जो इनको करेगा वो फंस जाएगा। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपने क्वेश्चंस को लीव करना है। और इस बात को ध्यान रखना है कि पार्ट बी में आपने अराउंड 40 मिनट्स में अराउंड 10 से 12 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मैं फिर टारगेट रिपीट करता हूं, पार्ट बी 40 मिनट्स 10 से 12 क्वेश्चंस, आपकी फॉर्म बहुत अच्छी चलेगी। ध्यान रखिएगा, जब आप पेपर करते हैं ना, पेपर के दौरान आप जैसे मान लिया आपने एक क्वेश्चन छोड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा छोड़ा, तीसरे के बाद चौथा कर दिया, बहुत बढ़िया, फिर 2-3 छोड़े, चौथा कर दिया, 2-3 छोड़े, चौथा कर दिया। अगर ऐसा चल रहा है, ये अच्छा है, इससे पता लगता है कि आपकी फॉर्म बहुत अच्छी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, इन सभी चीजों को करने के बाद अराउंड 1 घंटे के बाद आप पार्ट सी शुरू करेंगे। जी हाँ, पार्ट सी ही डिसाइड करेगा कि आपकी रैंक क्या आने वाली है और आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, क्योंकि पार्ट सी ही मैटर करता है। ध्यान रखिएगा। अब पार्ट सी को आपने किस सोच के साथ करना है वो सुनिएगा कि आपने पार्ट सी को ऐसे करना कि उसे दोबारा नहीं करना। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चन शुरू कर दिया उस क्वेश्चन को फिर पूरा करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हैं, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन करते हुए आपको लगा कि यार ये 2 ऑप्शन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहे, तो ऐसे पार्ट सी के क्वेश्चन को आपने हाथ नहीं डालना, क्योंकि अगर आपको वो 2 ऑप्शन नहीं समझ आ रहे, बाकी 2 समझ आ रहे हैं, तो बाकी 2 समझ के आप क्या कर लोगे? क्वेश्चन तो पूरा ठीक होगा नहीं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो करना है पूरा करना है, पार्ट सी में हर ऑप्शन पे ध्यान देना। सो डू इट कंप्लीटली और लीव इट कंप्लीटली, इस बात का ध्यान रखना है, राइट। और पार्ट सी में जो टारगेट रहेगा वो ये टारगेट रहेगा कि अराउंड 1 घंटा एंड 8 से 10 क्वेश्चंस आपने पार्ट सी के करने, राइट। सो अगर आप इस स्ट्रेटेजी के तहत चलते हैं तो ध्यान से समझिएगा कि आपने पार्ट ए के अराउंड 5 से 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं, पार्ट बी के अराउंड आपने 10 से 12 क्वेश्चंस कर लिए हैं, एंड पार्ट सी के अराउंड आपने 8 से 10 क्वेश्चन कर लिए, एंड अभी भी आपके पास 1 घंटा बाकी है। ध्यान रखिएगा, बाकी लोग जो है ना, बाकी लोग भी इतना ही पेपर करेंगे, लेकिन वो ये करेंगे तो पूरे 3 घंटे में इतना करेंगे। आपके पास अभी भी 1 घंटा बाकी है, और यही 1 घंटा आपको बाकी से आगे ले जाएगा, यही घंटा आपको बाकी से ऊपर ले जाएगा और आपकी रैंक को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में आएगा सर ये 1 घंटा बच गया, अब इस 1 घंटे में क्या करना है? डियर स्टूडेंट, इस 1 घंटे में सबसे पहले आपने पार्ट सी को दोबारा करना है और मेरी कुछ बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पार्ट सी में किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। सर कैसे? मतलब जिस तरह से आप जानते ही हैं कि पार्ट सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। कई बच्चे हमें एग्जाम के बाद मिलते हैं और हमें कहते हैं कि सर पार्ट सी में मैंने 16 क्वेश्चन किए, पार्ट सी में मैंने 17 क्वेश्चन किए। मैं कहा मतलब सर 17 अटेम्प्ट किए, मतलब क्या हुआ? एक्चुअली अगर कोई बच्चा मुझे ये कह रहा है कि उसने सिर्फ 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए पार्ट सी के, बाकी उसने टच भी नहीं किए, मतलब वो बच्चा सीरियस नहीं। उस बच्चे के सिलेक्शन हो ना हो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जब हमारे को एनटीए वालों ने इजाजत दी है कि पार्ट सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो हमें इजाजत दे रहे हैं कि हम अपनी इंट्यूशन, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके, थोड़ी गेसिंग पावर को यूज करके बाकी ऑप्शंस को हम मार्क कर पाए। तो इस चीज का फायदा उठाएं एंड पार्ट सी के किसी क्वेश्चन को छोड़ के ना आए। ध्यान रखिएगा। वैसे ही बात करता हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी एज अ मेंटर, एक एज अ टीचर जो इस एग्जाम को पढ़ा रहा है, एज अ मेंटर मैं आपको कहूंगा कि प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि वहां पे अगर आप गेस कर रहे हैं, स्पेशली पार्ट सी में, तो वो गेसिंग को आप किसी को चीट नहीं कर रहे हैं।
एक्चुअली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये कोई एमएससी का एग्जाम थोड़ी है कि आप किसी को चीट कर रहे हैं। बाकी लोग भी ये कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं करते? तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि पार्ट सी में आपने कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं। अब पार्ट सी के लगभग सारे क्वेश्चंस करने के बाद 20 के 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। और कई बार बच्चे पूछते होते हैं कि सर फिर जो क्वेश्चन रह गए उनमें कौन सा ऑप्शन मार्क करूं? अपनी इंटेलिजेंस को यूज कीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मान लिया अगर आपने 13 क्वेश्चंस किए पार्ट सी के अपनी मेहनत से, बाकी 7 रह गए हैं, तो उन 7 क्वेश्चंस में अगर आप इंटेलिजेंटली मार्क करेंगे ना तो कम से कम भी एक क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाएगा। इतना मुझे विश्वास है कि 2 से 3 भी जो है हो जाया करते हैं अगर आप सिर्फ इंटेलिजेंट गेसिंग करें तो भी। सो प्लीज बाकी क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, पार्ट बी में आना। पार्ट बी में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपने जो क्वेश्चन शुरुआत में मार्क किए थे, जिन्हें आपने मार्क फॉर रिव्यू किया था, उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से ये देखते हुए कि यार ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, बाकी अगर 2 ऑप्शन रह जाएं तो मैं आपको गाइड करता हूं कि दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप मार्क कर सकते हैं। इसे तुक्का लगाना नहीं कहते कि अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो चुके हैं तो इस चीज को एक्चुअली रैंक को इंप्रूव करना भी कहते हैं। जो आपको थोड़ा सा क्लोज लगे वो आप उस ऑप्शन का आप मार्क कर सकते हैं। एंड देन आप फिर पार्ट ए पे आए और पार्ट ए में अब आप उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं जिनको आपको गिनती करके करना होता है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल गिन लो, नंबर ऑफ ट्राइंगल गिन लो, बैठ के गिनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि शुरुआत में क्या था, शुरुआत में आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आप कई बार एक आधा ट्राइंगल छोड़ भी देते। एंड में इतना कॉन्फिडेंस होता आपके अंदर, पार्ट बी आप पूरा कर चुके हो, पार्ट सी आप पूरा कर चुके हो, आपको पक्का पता है कि आपकी सिलेक्शन होने वाली है। अब जब आप गिनोगे ना आप एक अलग कॉन्फिडेंस से गिनोगे और ऐसे रेक्टेंगल ऐसे ट्रायंगल भी देख लोगे जो शायद बाकियों को दिखे भी। सो इस पूरी डिस्कशन के दौरान हमने जितना भी पेपर था सारा आपके सामने डिसाइड करके रख दिया। ध्यान रखिएगा कि क्या होता है कि ना पेपर के बाद कई लोग आएंगे कहेंगे कि ये क्वेश्चन तो इस थ्योरम से हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो इस थ्योरम से हो जाएगा, लेकिन पेपर के दौरान बच्चे को क्या फील हो रहा होता है ना वो आज हमने आपके सामने रख दिया। वी पॉजिटिवली होप कि ये सारे की सारी डिस्कशन आपके लिए बड़ी फलदायी रहेगी। बस ध्यान रखिएगा कि आपने किसी क्वेश्चन में अटकना नहीं, बिल्कुल नहीं अटकना। मेरे गुरु साहब, मेरे टीचर बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि आकाशदीप कि कभी भी जज करना हो ना कि किसी इंसान की नॉलेज क्या है तो उसका ना एमएससी का सर्टिफिकेट देख लो, उसके मार्क्स कितने, और अगर ये जज करना हो ना कि वो इंटेलिजेंट कितना है तो ये देख लो कि एक्चुअली में उसकी नेट में रैंक कितनी आई। बड़ा ही अच्छी बात कहते हैं। So we positively hope कि ये सारी डिस्कशन जो इस वीडियो में हमने आपके साथ करी आपको कुछ ना कुछ जरूर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देके जाएगी और आपकी रैंक को पक्का इंप्रूव करके जाएगी। और अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो सिंगल डिजिट रैंक लेना चाहता है और हमसे पर्सनली बात करना चाहता है तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं एंड पूरी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का नेट में हो और बहुत अच्छे से हो। Thank you so much for your time.